ओके। मैंने पिछली क्लास में आपको डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये सारा का सारा बताया था। और आज भी वही काम करने वाले हैं जिसमें जो कि फिजिकल वर्ल्ड है एंड मेजरमेंट। 11th का टॉपिक है फिजिक्स का। इसमें कुछ आगे हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि एक शब्द है लीनियर एक्सीलरेशन। मैंने आपको वहाँ पर वेलोसिटी बताया था कि वेलोसिटी क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है। ओके, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear velocity of a moving particle is called its acceleration. That is acceleration equal to हो जाएगा dv by dt। अगर हम v को भी डिफाइन यहाँ पर कर लेते हैं जो कि ds by dt है, तो ये d2s by dt का स्क्वायर का मतलब है कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव है और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पर एरो से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायमेंशंस करने हैं। तो a बराबर हो जाएगा v बाई टी के। भी आप जानते हैं एस बाई एल यानी एल टी इनवर्स बाई टी, ये हो जाए एल टी इनवर्स 2। इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है m0, चूंकि जनरली मास लेंथ और टाइम में ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो m0 l टी इनवर्स 2, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, एक्सीलरेशन का। वेक्टर है, निश्चित रूप से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इट्स एसआई इट्स यूनिट्स। अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको सीजीपीएम में रोका है कि नहीं, इसको नहीं लिखिए, आप ऐसे लिखिए। उसी तरह से एसआई में अगर हम देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको यहाँ भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा करते हैं, मतलब अगर हम लोग इंटरनेशनल वर्क नहीं करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल वर्क काम करते हैं, जैसे आप कोई पेपर किसी पत्रिका में भेजते हैं फॉरेन जर्नल में, और आपने ऐसे लिखकर भेज दिया है, तो आपको वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दी जा रही है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स टू मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ओके, तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एक्सीलरेशन का, और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ऐसे कुछ सेंटेंस एक आध और कहने हो तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर एक्सीलरेशन और टाइम का अगर हम ग्राफ करते हैं, उसकी एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देती है। तो ऐसे सेंटेंस अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, द एरिया अंडर velocity is acceleration, the area under acceleration, time graph gives a change in velocity, ये चेंज इन वेलोसिटी को देखता है। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा ही वैरायटी वालों ने किया था, इसमें कि एक्सेलरेशन और टाइम लिया है, और आपसे पूछा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल क्या होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी को जीरो होना जरूरी है, तो वो जो भी एरिया है वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द पार्टिकल आपको दे जाएगा। ओके, तो कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें फोर्स की, अब फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो चाहे तो हम डायरेक्ट इसको डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को, यानी जैसे m इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन से। लेकिन अगर हम बातचीत करते हैं न्यूटन को अगर हम यूज करते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है कि इसकी फोर्स, यानी फोर्स कितना है ये आपको बताता है। यहाँ पर ये कहते महाशय हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
of a particle, of a particle, of a particle is डायरेक्टली मूविंग कह सकते हो, चूंकि मोमेंटम है तो कहना चाहो तो कह सकते हो ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल is directly proportional to, directly proportional to the force impressed on it, and this change in momentum, and this change in momentum, and this change in momentum takes place along the direction of the direction of the impressed force, ये भी कभी कभी आपको कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन कर देता है। जैसे किसी एंगल पर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, और आपसे पूछता है कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस एंगल पर आपने फोर्स लगाया यानी जो फोर्स की दिशा है वही आपको एक्चुअली देता है क्या, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन देता है। यानी जिधर आपने फोर्स लगाया है उसी तरफ चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आईटी वगैरह में पूछा हुआ है, बाई चांस कर दे, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। किन्हीं किताबों में इसको अलग से लिख देता है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। न्यूटन के सेकंड लॉ में इसके अंदर ही लिखना चाहिए। दैट इज dp by dt is directly proportional to f, और इसको हम कह सकते हैं f is directly proportional to dp by dt, dp by dt। और यहां पर कह सकते हैं, इसको हटा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। न्यूटन ने कहा था कि किसी बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है वो सीधा समानुपाती हुआ करता है फोर्स के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सीधा समानुपाती होता है किसके, ऑफ फोर्स के। ये न्यूटन का कहना था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड भी लिख सकते हो, टू द फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट, अप्लाइड फोर्स ऑन इट, जो अच्छा लगे कह सकते हो, लेकिन अच्छा शब्द है, इम्प्रेस्ड भी अच्छा शब्द है। ओके, तो और यहां से कह सकते हो dp इक्वल टू या f इक्वल टू, और f इक्वल टू dp बाई dt। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, लेकिन उसको 1 मान लिया है मैंने, क्योंकि सिंस इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट nullity constant is 1, तो यहां पर 1 आ गया। अब हम जानते हैं कि सिंस आप P जिसको आप लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ये बराबर हुआ करता है m इंटू वी के, ये मैंने आपको बताया है, P इक्वल टू हुआ करता है m इंटू वी के। अगर इसको यहां पर रखते हैं, इसलिए F इक्वल टू हो जाएगा d बाई dt m इंटू वी। अब अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फिर एक बार देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, अब यहां से आप कह सकते हो, हम चाहते तो आपको डायरेक्ट f बराबर m इंटू एस कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इससे भी आप डायमेंशंस निकाल सकते थे। अब यहां पर कहते हैं कि if मास इज कांस्टेंट, अब मास इज अ कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है देन
डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मास को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया है तो F बराबर ये डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए F बराबर हो जाएगा, अब फोर्स बराबर हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी। और पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, या अभी मैंने थोड़ी देर की पहले आपको बताया है कि डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सीलरेशन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, और F इक्वल टू लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिंस एक्सीलरेशन ए बराबर हुआ करता है डी वी बाई डी टी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आपने लीनियर एक्सीलरेशन कहा था, यानी एक्सीलरेशन कहा था। तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। और अगर भी कांस्टेंट है, देखिए फिर देख लीजिए आप, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और हम जानते हैं कि P एम भी के बराबर है, तो यहां पर मैंने एम भी लिख दिया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। अब मैंने कहा कि अगर मास कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से डी एम बाई डी टी 0 हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा m इंटू डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी मैंने आपको बताया कि एक्सलेशन होता है, तो मास इंटू एक्सलेशन, जिसको आप हाई स्कूल से 9th क्लास से लेकर 8वां क्लास से लेकर अभी तक ढो रहे हैं। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या है, तो फोर्स है। लेकिन एक और इक्वेशन यहाँ पर आ रही है, जो कि आपको 9th क्लास में हो सकता नहीं बताया गया हो, कि इफ v is constant, if v is constant, अगर v constant है then dv by dt 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसलिए F बराबर हो जाएगा, v इंटू डी एम बाई डी टी, भी इक्वल टू हो जाएगा डी एम बाई डी टी के। ये इक्वेशन वैसे सिस्टम्स के लिए यूज होती है जिसमें मास वेरिएबल है, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन। अभी आपने देखा होगा कि 41 ईयर्स के बाद अभी एक इंडियन जो है स्पेस में गया है। तो जब आप रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, किसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो उसके साथ जो है रॉकेट्स होते हैं। तो रॉकेट्स में शुरू में जो है वो इसी इक्वेशन का यूज होता है, v इंटू डी एम बाई डी टी। कभी आप दीपावली के समय जो आप रॉकेट्स चलाते हैं, उसमें भी इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, v इंटू डी एम बाई डी टी, जिससे मास वेरिएबल होता है। इसलिए ये भी इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इक्वेशंस को ध्यान में रखिएगा, इसको और इसको। तो हमको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बता दिया है, क्योंकि आपको को इन सब की जरूरत रहती है। और मुझे चूंकि केवल चाहिए था क्या, डायमेंशंस चाहिए था, तो अब हम आपको डायमेंशंस बता देते हैं। F बराबर आपने भी लिखा है इसके n इंटू ए, क्योंकि मुझे मालूम है कि डायमेंशंस में एरो की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मास है, आराम से आप मास लिख सकते हैं, कैपिटल M है। ये एक्सीलरेशन है, अभी मैंने थोड़ी देर की पहले बताया था, LT इनवर्स R2 है। इसका मतलब है कि डायमेंशनल फार्मूला ही हो जाएगा फोर्स का, डायमेंशनल फार्मूला। अब फोर्स का हो जाएगा कितना, m L T इनवर्स 2। अगर कोई इक्वेशन कह दे तो यहां पर इसकी इस जगह आप फोर्स को लिख देंगे बराबर, और कुछ नहीं है। ये वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप यूनिट्स की बात करते हैं, इन सीजीएस, तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहा करते हैं आप वन डाइन कहते हैं। डाइन का मतलब 1 ग्राम की बॉडी पर अगर कोई फोर्स एक्ट करता है और उसका एक्सीलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स 1 डाइन के बराबर है। और इन
SI units, in SI units, इन SI यूनिट्स अगर कहना चाहते हो तो कह दोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहा करते हो आप न्यूटन कहते हो। ये न्यूटन व्यक्ति विशेष का नाम है। ओके, तो अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करता है और वह फोर्स 1 kg की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन अगर पैदा करता है तो उस बॉडी पर एक्ट करने वाला जो फोर्स है वो 1 न्यूटन है। और अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो 1 न्यूटन बराबर हुआ करता है 1 न्यूटन बराबर हुआ करता है 10 टू द पावर 5 डायन, 10 टू द पावर 5 डायन। स्पष्ट है क्योंकि केजी 10 टू द पावर 3 है और मीटर 10 टू द पावर 2 है, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डायन, 5 डायन के हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन है ये। ओके, इसी न्यूटन का फर्स्ट कैरेक्टर यहां पर है कैपिटल एन। अगर पूरा न्यूटन लिखेंगे तो NEWTON लिखेंगे, आप पूरा न्यूटन लिखेंगे, लेकिन अगर एक कैरेक्टर लिखेंगे तो एन को कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पर एन को स्मॉल। यहाँ पर अगर एन कैपिटल लिखते हैं तो गलत माना जाता है क्योंकि वो नाम हो जाता है और ये क्या है, यूनिट है। तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आपने फोर्स कह लिया। अगर फोर्स के बाद हम आपसे कहें वर्क, फोर्स के बाद अगर हम कहते हैं वर्क, 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 यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अक्सर आप कहा करते हैं, मान लेते हैं आपकी पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं और आपके गार्जियन ने आपको कुछ काम के लिए भी कहा है, तो आप कहते हैं कि देखते हो नहीं मैं वर्क कर रहा हूं, है ना। ये बात, ये सेंटेंस बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जिस समय आप बैठे हुए हैं उस समय आप वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कुली किसी वजन को ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका सूटकेस ले जाता है, उसके द्वारा भी वर्क डन नहीं है, उसके द्वारा वर्क डन नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन जो हुआ करती है वर्क की, इसमें क्या है कि when a force is applied, when a force is applied on a body, when force is applied on a body and body are displaces along the direction of the force, direction of the force, direction of the force, then work is said to be done, तभी वर्क होना कहेंगे। एक बार बिहार, जिसमें झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय भी एक क्वेश्चन किया कि व्यक्ति एक दीवार को प्रेस कर रहा है और दीवार नहीं डिस्प्लेस्ड हो रही है, तो व्यक्ति के द्वारा दीवार पर किया गया वर्क कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब तक वर्क डन 0 होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी फोर्स के अलॉन्ग अगर डिस्प्लेस्ड होती है, डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। एक बार बिहार ने यह भी क्वेश्चन किया था कि बॉडी एक दीवार से टकराती है और टकराने के बाद रिबाउंड हो जाती है, तो बॉडी के द्वारा दीवार पर किया गया वर्क कितना होगा, तो वहां भी 0 है। ओके, कारण है कि दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब कहिएगा कि भाई तब वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई कि वर्क है। ओके, तब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इट इज equal to the product of, it is equal to the product of force, it is equal to the product of force and displacement along the
along the direction of the force, along the direction of the force, along the direction of the force. फिर एक बार देख लीजिएगा, ये बराबर हुआ करता है किसके, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट along the direction of the force, along the direction of the force. अब हम इसको हटा रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर कोई बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां पर कोई बॉडी थी, कि यहां पर कोई बॉडी थी और इसको आपने यहां ले लिया है, यहां ले लिया है और इस पर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया है, जो इसको हम यहां लिख रहे हैं, ये एफ है और किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, जो भी सब जानते हैं आप, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा के हो जाएगा, एफ साइन थीटा के हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट एस है, या तो हम इसको तोड़ सकते थे फोर्स की डायरेक्शन में, लेकिन मैंने फोर्स को ही तोड़ दिया एस की डायरेक्शन में, तो अब वर्क हो जाएगा इस डेफिनेशन से फोर्स इनटू displacement along the direction of the force, force into displacement along the direction of the force, and Fs cos theta, Fs cos theta, Fs cos theta, Fs cos theta। इसको हम और लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ डॉट एस या एस डॉट एफ, ये बाद में हम लोग कहेंगे, लेकिन लिखते चलो, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क, डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क। ये भी कई बार आईआईटी नीट जैसे एग्जाम में आपको मिला है, काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, वेक्टर फॉर्म में देता है और आपसे कहता है कि वर्क क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे एफ डॉट एस या एस डॉट एफ। कारण है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो उनको इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे डायमेंशंस चाहिए थे, डायमेंशंस चाहिए थे। ओके, तो डायमेंशंस देख लीजिए, अब तो आप होशियार हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि W वर्क ये बराबर है किसके, एफ एस कॉस थीटा के। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, कारण कि ये रेशियो है और जितने भी टी रेशियो होते हैं सभी डायमेंशन लेस होते हैं, ये डायमेंशन लेस है, इसलिए इसको आप छोड़ सकते हैं। अब फोर्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ml टी इनवर्स 2 और ये डिस्प्लेसमेंट है L, यानी ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाए एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। याद कर लो, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये काफी जरूरी है आपके लिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। ये स्केलर है, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई आपसे कह दे यूनिट्स, इट्स यूनिट्स आसानी से कह सकते हो इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, ये कह सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और इसी को कहा करते हैं आर्ग, ई आर जी, और इसी को कहा करते हैं आर्ग, ई आर जी, आर्ग, ई आर जी, आर्ग, और इसी को आर्ग कहते हैं, ई आर जी। और अगर हम एसआई की बात करें, इन एसआई यूनिट्स, अगर हम एसआई की बात करें, इन एसआई यूनिट्स, तो ये हो जाएगा केजी
मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, और इसी को कहा करते हैं जूल, और जूल कहा करते हैं जूल। जे को यहाँ पर स्मॉल लिखना है, ये भी व्यक्ति विशेष से है। और 1 जूल, अब जे को कैपिटल कर दो, ये बराबर हुआ करता है 10⁷ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सभी हम आपको बाद में बताएंगे जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर करेंगे, लेकिन अभी आपको डायमेंशन ध्यान देना है। ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर कोई डायमेंशंस पूछ दे तो आपको मैंने बताया था कि मास में 1, लेंथ में 2 और टाइम में -2, यानी द डायमेंशंस ऑफ वर्क इन मास इज 1, इन लेंथ इज 2 एंड इन टाइम इज -2। मास में 1 है, लेंथ में 2 है और टाइम में -2 है। और अगर कोई कह दे कि भाई हमको इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पर केवल आप लिख देना है वर्क बराबर इसके ml² RT इनवर्स 2, ये वर्क है। ओके।